हेलो एवरीवन, दिस साइड आनंद एंड आई वेलकम ऑल ऑफ इन माय फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। होप आप लोग सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे होंगे, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे और अभी तक हमने 2 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है जहां हमने थोड़ा सा फॉरेक्स के बारे में जाना है और थोड़ा सा हम लोग आगे तक आए हैं। तो अब हम अपना मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 3 में हमारा पहला टॉपिक है, वो हमारा है कैंडल स्टिक का बेसिक, कि कैंडल स्टिक होता क्या है। आप लोगों ने अभी तक जान लिया कि फॉरेक्स क्या है, सारी चीज़ें पीछे मैंने बताई। उसके बाद न्यूज कैसे इम्पैक्ट करती है। अब आप मार्केट में जब भी एंट्री लोगे तो एंट्री लेने से पहले आप कैंडल देख के ही तो एंट्री लोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ही रैंडमली कभी मार्केट में एंट्री ले लोगे। तो जो कैंडल देख के आप एंट्री लोगे तो कैंडल को पढ़ना आपको आना चाहिए। बिना पढ़े तो आप एंट्री लोगे नहीं, और बिना पढ़े एंट्री लोगे तो लॉसेस करोगे। तो कैंडल स्टिक होता क्या है? कैंडल स्टिक्स आर द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ प्राइस इज मूविंग। कैंडल स्टिक एक ऐसा वे है कम्युनिकेट करने का जिससे हमको पता चलता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है या मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेसिकली कैंडलस्टिक हमको बताता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, या फिर एक रेंज मार्केट में। वो हम चीज़ जानते हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। कैंडल स्टिक बताता है एक सेंटीमेंट, एक बिहेवियर। हर कैंडल का एक अलग सेंटीमेंट होता है, हर कैंडल का एक अलग बिहेवियर होता है। जैसे 4 आवर के कैंडल का एक अलग सेंटीमेंट होता है, उस 4 आवर के कैंडल के अंदर बहुत सारे छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल, तो उन सबका एक अलग बिहेवियर होता है। हर एक कैंडल स्टिक में 4 चीजें होती हैं। एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज, एक होती है लो, एक होती है हाई। ओपन बताता है कि कहाँ मार्केट ओपन हुआ है। ओपन बताता है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ है, किस प्राइस पर मार्केट ओपन हुआ है। जो क्लोज है वो बताता है किस प्राइस पर मार्केट क्लोज हुआ है। उसके बाद जो लो है, मार्केट बताता है कि मैंने 100 रुपये पर ट्रेडिंग स्टार्ट की, मैं 80 रुपये तक आया, तो ये जो 80 हमारा हो गया लो हो गया। जो हमारा क्लोज है वो 120 पर है और हम 140 तक गए थे, यानी कि 100, 80, 120, 140, ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा हाई हो गया। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ज़्यादा है तो हम जो कैंडल का नाम देंगे उस कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलेंगे। जैसे मान लो कि 100 रुपये पे ओपन हुआ, 80 गया, 100 गया, नीचे उससे कोई मतलब नहीं है। जो ओपन प्राइस से ऊपर 10 रुपये भी, 1 रुपये भी क्लोज हुआ तो वो जो कैंडल बनेगा वो बुलिश कैंडल बनेगा, और उस बुलिश कैंडल ग्रीन कलर में होती है। वही अगर जो क्लोज प्राइस है वो लेस हो जाए ओपन प्राइस से, 100 रुपये पर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, 80, 100, 120, 140 तक गई और वो 95 पर आके क्लोज हो गई वो कैंडल, या फिर 99 पर क्लोज हो गई, तो वो जो कैंडल होगा वो कैंडल को हम बेयरिश कैंडल कहेंगे, और उस कैंडल का जो कलर होगा वो रेड कैंडल होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल पर। जो कैंडल का स्ट्रक्चर होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है बॉडी, एक हमारा होता है विक। बॉडी होता है इट इज बिटवीन द ओपन एंड क्लोज ऑफ अ कैंडल। मार्केट यहाँ पर 100 रुपये पर ओपन हुआ, 80 गया, 120 पर क्लोज हो गया, ये हमारा 140 हाई है, ये हमारा 80, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया। तो ये जो ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बॉडी कहते हैं। कैंडल स्टिक की बॉडी हम इसको कहते हैं। अब ये जो विक है, ये हमारा जो विक है, ये हमारा जो मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर गया, इसको हम लोग विक कहते हैं। ये भी हमारा विक हो गया, ये भी हमारा विक हो गया। तो जो भी कैंडल स्टिक बनता है वो बॉडी और विक के कॉम्बिनेशन से बनता है। कभी कभी जो कैंडल बनती है उसमें विक नहीं होता है। जैसे मान लो कि एक बुलिश कैंडल बन गई, मार्केट ने यहाँ से ओपन लिया और मार्केट यहाँ जाके क्लोज हो गई, क्योंकि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। तो एक बार मार्केट ने यहाँ ओपन किया और 100 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और 120 रुपये पर जाके क्लोज हो गई। तो यहाँ पर कोई भी हमारा वीक नहीं है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी बॉडी ही नहीं रहता है, एकदम पतला रहता है।
अब तो हम जान गए कि कैंडल स्टिक दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक बॉडी और एक विक। लेकिन कैंडल स्टिक बताता क्या है? ये मार्केट का सेंटिमेंट बताता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कैंडल स्टिक हमें कुछ ना कुछ बताता है, हम उससे जानते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है, बेयरिश है या रेंज है या फिर क्या है। तो कैंडल स्टिक हमको मार्केट का सेंटिमेंट बताता है। ये किसी भी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल भी बताता है। ये मोमेंटम और वॉलेटिलिटी भी बताता है। जैसे बहुत ज़्यादा मोमेंटम आई, ऊपर मार्केट गया, फिर तुरंत नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो उससे हमको कैंडलस्टिक से पता चलता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। जो कैंडलस्टिक है वो सबसे अधिक जो वर्क करता है वो हायर टाइम फ्रेम पर सबसे अच्छा कैंडलस्टिक वर्क करता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न वर्क करते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। टाइम फ्रेम का जो कैंडलस्टिक्स का पैटर्न बनता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इसको थोड़ा सा एक बार हम और अच्छे से समझते हैं। ये एक कैंडल है, ये इस प्राइस पर ओपन हुई, यहाँ से हाई बनाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक कैंडल कुछ रिप्रेजेंट करता है या कुछ हमको बताना चाहता है। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लो कि मार्केट यहाँ पर 100 रुपये पर ओपन हुआ, 100 रुपये पर किसी एसेट की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर बायर्स आ गए कि नहीं, हमको 100 पर भी हम खरीद लेंगे, 110 पर भी खरीद लेंगे, 120 पर भी खरीद लेंगे। तो बायर्स आते गए, यानी कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया। तो मार्केट को उन्होंने खींच के 140 तक लेके गए। मार्केट 100 पर ओपन हुआ, बायर्स यहाँ ज़्यादा एक्टिव हो गए। अब इस बायर्स ने मार्केट को खींच के 140 तक ले गए। अब जो लोग यहाँ बाई किए होंगे उसमें से कुछ लोग अपना पोजीशन 140 के हाई पर क्लोज कर देंगे। करेंगे कि नहीं? इसे मान लीजिए आप कुछ चीज़ सस्ते में खरीदे हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा, तो आप मार्केट से पैसे लेके निकल जाओगे अपना प्रॉफिट लेके। तो यहाँ पर 140 पर उन्होंने सेल कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? सप्लाई। यहाँ पर हमारा क्या था? यहाँ पर हमारा डिमांड था। जो इनिशियल बायर्स थे वो 100 रुपये पर प्राइस ओपन किए, बढ़ते बढ़ते 140 पर लेके चले गए। फिर उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा सप्लाई आ गई, लोगों ने अपना पोजीशन खाली किया। उसके बाद मार्केट आ गया, गिरते गिरते नीचे तक आ गया। अब मार्केट 80 रुपये पर आने के बाद अब यहाँ पर फिर से एक और डिमांड आ गया। जैसे जो लोग पहले 100 रुपये पर खरीदे थे, अपना प्रॉफिट बुक कर लिए, अब फिर दोबारा उनको 80 रुपये पर खरीदने का मौका मिल रहा है। आप कोई चीज़ 100 रुपये पर खरीदोगे, 140 पर बेच दोगे, अपना 40 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिए। अब फिर आपको वो जो 100 रुपये पर खरीदते हो उससे भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में कोई चीज़ मिल रहा है, तो आप 80 रुपये पर बाई करने का आपको चांस मिल गया। तो यहाँ पर फिर डिमांड आ गया, तो यहाँ पर 80 पर प्राइस आने के बाद फिर ऊपर गया, लेकिन इतना ज़्यादा डिमांड नहीं था कि वो प्राइस 140 या फिर हाई या फिर उतना ऊपर तक जाए। तो मार्केट 120 के प्राइस पाते ही मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल से हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर डिमांड भी बराबर थी और सप्लाई बराबर थी। थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा थी क्योंकि 100 रुपीज़ का प्राइस 120 पर जाके क्लोज हो गया। तो कैंडल स्टिक्स हमको यही बताता है, हमको कैंडल स्टिक पढ़ना आना चाहिए। ये जो हमारा कैंडल बनेगा वो ग्रीन बनेगा क्योंकि मार्केट 100 पर ओपन हुआ, 120 पर क्लोज हुआ, तो ये हमारा ग्रीन कैंडल बन गया। अब एक तो और कैंडल का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसको हम लोग हैमर कैंडल कहते हैं। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, 100 रुपये पर 120 रुपये तक गया, लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया।
लोगों ने प्रॉफिट बुक कर दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, यानी कि यहाँ सप्लाई ज़्यादा आ गया, यहाँ जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए, सेलर्स एक्टिव हो गए तो मार्केट यहाँ पर आ गया। अब मार्केट यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डिमांड इतना ज़्यादा आया कि मार्केट प्रॉपर उसी हाई पर जाके क्लोज हो गया। तो यहाँ पर एग्रेसिव कौन हुए? यहाँ पर एग्रेसिव बायर्स हुए, क्योंकि मार्केट इतना नीचे आने के बाद भी जो बायर्स हैं उन्होंने मार्केट को पुल किया और प्राइस को एक हाई लेवल तक गया। तो ये एक बुलिश कैंडल होता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैंडल स्टिक हम कैसे समझते हैं। तो हम एक बार चार्ट पर चल के देखते हैं, अपने कुछ कैंडल के बारे में आपको बताता हूँ और कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। कुछ बुलिश कैंडल का एग्जांपल बताऊंगा, कुछ मैं आपको बेयरिश कैंडल का एग्जांपल बताऊंगा। तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पर रेड कैंडल बनाया। तो जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आपको ये रेड कैंडल देख के क्या समझ में आ रहा है? ये हमारा ओपन था, ये हमारा क्लोज था, ये हमारा लो था, ये हमारा हाई था। सेलर्स ने बहुत कोशिश की है कि यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुआ या इसको नीचे जाके क्लोज करे। उसके बाद थोड़ा सा बायर ने यहाँ पर एक मोमेंटम दिखाया, फिर मार्केट यहाँ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर एक नीचे आके क्लोज किया है। जबकि ये कैंडल रेड कैंडल है, लेकिन उसके बाद भी इसको हम बुलिश कैंडल मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे के जो एरिया यहाँ से बायर्स ने डोमिनेट किया, मार्केट को ऊपर जाकर क्लोज किया। हाँ, ये कह सकते हैं कि ओपन प्राइस के ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद भी बायर्स ने अच्छा कोशिश किया है मार्केट को ऊपर ले जाने का। उसी के बाद आप नेक्स्ट कैंडल पर देखिए, एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए मार्केट ने कैसा मोमेंटम दिया है। अब यहाँ पर आके मार्केट ने रिवर्स किया है, इसके बारे में अभी आने वाले लेक्चर से बताऊंगा कि मार्केट यहाँ पर आके क्यों रिवर्स किया है, क्या यहाँ पर फिबोनाची का एक लेवल था या फिर ऑर्डर ब्लॉक। आप देखो ना, मार्केट यहाँ गिरने के बाद बुलिश कैंडल में उसके बाद मार्केट ने एक ऊपर का मूवमेंट दिया। तो आपको कैंडल स्टिक पढ़ना आना चाहिए। अगर आप कैंडल देख के समझ जाओगे कि कैंडल आपसे क्या कह रहा है। बेसिकली कैंडल आपसे बात करता है सिंपल भाषा में। कैंडल स्टिक आपको बताता है कि देखो, मेरा जो प्राइस है वो बुलिश है, मेरा जो प्राइस है वो बेयरिश है। क्योंकि हम और आप जैसे लोग ही ट्रेड करते हैं मार्केट में, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी ट्रेड करते हैं, तो वो लोगों का सेंटिमेंट्स बताता है। मैं कोई चीज़ 100 रुपये पर खरीदूंगा, 140 पर बेचूंगा, तो मेरा सेंटिमेंट क्या है कि मैंने प्रॉफिट बनाया, और जो हमारा कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडल स्टिक के बारे में, और हम कैंडल्स को कैसे पढ़ते हैं या कैंडल को कैसे समझते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये कैंडल स्टिक्स आपको बताता है कि मार्केट किस वे में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर से पता चल जाता है कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, बियरिश है, या रेंज मार्केट है। मार्केट स्ट्रक्चर हमको ये बताता है कि कौन कंट्रोल में है, बायर्स कंट्रोल्स में है या फिर बियर्स कंट्रोल में है, या फिर दोनों बराबर है। आपने देखा होगा कि मार्केट कभी भी वन वे में मूव नहीं करता है, ऐसे ऊपर नहीं जाता या फिर ऐसे नीचे नहीं आता है। मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी ऐसे चलता है, फिर कभी ऐसे, जैसे ऑडियो का वेव होता है ऐसे, मार्केट एकदम उसी तरह चलता है। जब भी मार्केट मूवमेंट करता है तो मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट मूवमेंट करता है। अब हायर हाई होता क्या, ये हमारा लो था, ये हमारा हाई था। जब भी प्राइस इस हाई को ब्रेक करता है तो जो आने वाला हाई होता है उसको हम हायर हाई कहते हैं। हायर हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेता है, जिसको हम हायर लो कहते हैं। हायर लो तब कहते हैं जब तक मार्केट ये स्विंग लो ब्रेक नहीं करता है, तो हम इसको हायर लो कहते हैं। फिर उसी के बाद मान लो कि अगर यहाँ से मार्केट ने हायर ए बनाया, उसके बाद मार्केट ने इस एक और यहाँ हाई बनाया, तो हम इसको अगेन हायर हाई बोलेंगे। अगर मार्केट ने इस हायर लो को तोड़ दिया तो हम इसको लोअर लो बोलेंगे। अगेन उसके बाद फिर मार्केट ने लोअर लो तोड़ा, फिर मार्केट ऊपर आया तो हम इसको लोअर हाई बोलेंगे। हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो का आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन फिर ही मैं आपको यहाँ पर समझा दिया हूँ। डेफिनेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें काम करती है। देखो मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ये हमारा लो था, ये हमारा हाई हो गया। हाई इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट यहाँ नीचे आई है, नीचे आने का फिर यहाँ पर मार्केट ने इस हाई को तोड़ दिया है,
ये जो हमारा प्रीवियस हाई था इसको मार्केट ने तोड़ दिया है, तो अब जो हमारा हायर हाई बनेगा वो ये हायर हाई बनेगा। फिर अब मार्केट ऐसा तो नहीं है कि हायर हाई बनेगा तो मार्केट एकदम ऊपर ही जाती है, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, अपने पीओआई लेवल या ओटी लेवल पर आएगी और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर जब ये नीचे आ रही है तो ये हायर आई है, तो ये इस हायर आई का हायर लो हुआ, इसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। उसके बाद अगेन रिट्रेस करने के बाद मार्केट ने फिर ऊपर जा रही है, अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यानी कि इसलिए जो हायर आई है उसको ब्रेक कर दिया। अगेन फिर ये हमारा हायर आई हो गया, फिर मार्केट नीचे रिट्रेस की, ये हमारा हायर लो हो गया। हायर लो तब तक नहीं होगा जब तक कि नेक्स्ट हायर हाई नहीं बनेगा। जब तक ये हायर हाई नहीं बनेगा तब तक इसको हम हायर लो नहीं मार्क करेंगे। मान लो मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा हायर हाई हो गया। तब मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद फिर मार्केट यहाँ तक गई, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहाँ पर आया, फिर उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पर आया, फिर ऐसे से गोल गोल घूम रहा है। तो जब तक मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसको हायर लो नहीं मार्क करेंगे। जिस मोमेंट पर हायर हाई हमारा ब्रेक होगा उसका जो स्विंग का लास्ट पॉइंट होगा उसको हम हायर लो बोलेंगे। ये हमारा हायर लो हो गया। हम इसको हायर लो नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे। जब भी हायर हाई हमारा ब्रेक होगा तो उसका जो लो होगा उसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। अब इसी तरह बियरिश में भी होता है। बियरिश का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मार्केट नीचे आ रहा था, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा लोअर हाई हो गया। अब ये हायर लो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मार्केट नीचे आ रहा था तो नीचे हमारा लो है। अब इसके ऊपर मार्केट गया तो इस लोअर का ये लोअर हाई हुआ। सही है, समझ में आ रहा है ना? इस लोअर का ये लोअर हाई हुआ। अब इस लोअर का ये लोअर हाई हुआ, फिर उसके बाद अगेन मार्केट रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस कर दिया, फिर मार्केट ने एक और लो बना दिया, ये हमारा लोअर लो गया। जब तक मार्केट इस लोअर को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसको लोअर लो मार्क नहीं करेंगे। ब्रेक जब तक नहीं करेगा ना ही हम इस लोअर लो को मार्क करेंगे और ना ही हम इस लोअर हाई को मार्क करेंगे। समझ में आ रही है ये चीजें आपको ना, कि जब तक ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसको लोअर लो मार्क नहीं करेंगे, और जैसे ही ये प्रीवियस लो ब्रेक होता है तो इसका जो स्विंग हाई होगा उसको हम लोअर हाई बोलेंगे। अब उसके बाद मान लो कि मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ आया, यहाँ आके मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और मार्केट ने फिर ब्रेक किया, तो यहाँ हमारा ये लोअर लो बन गया। तो मैंने आपको बोलता कि इसका स्विंग पॉइंट, तो ये इसका स्विंग पॉइंट ये हमारा लोअर हाई नहीं होगा, ना ही ये होगा। जो सबसे लास्ट यानी कि जो सबसे ऊपर का स्विंग लो होता है उसको हम लोग लोअर हाई कहते हैं। हमारा लोअर हाई ये होगा। तो आपको समझ में है ना कि मार्केट में कैसे आप लोअर लो लोअर हाई मार्क करते हो। एक बार चार्ट पर भी चल के मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप लोअर हाई लोअर लो मार्क कर सकते हो। देखो अभी हमारे लिए जो ये हमारा सबसे हमारा ये लो है, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, फिर उसके बाद ये हमारा नीचे यहाँ पर आया। अब जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है, ये हमारा वीक है, इसको हम नहीं मानेंगे, तब तक हम इसको लोअर हाई मार्क नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मार्केट आने के बाद मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब इस हाई को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया हम इसको हायर लो मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद ये हमारा हाई था, ये हमारा हायर लो था। अब जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसको हायर हाई नहीं मानेंगे और ना ही हम हायर लो मार्क करेंगे। तो यहाँ के बाद ये हमारा सबसे लो पॉइंट है, उसके बाद अगेन यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया है, ये हमारा प्रीवियस हाई था, ये ब्रेक हो गया तो हम इसको हायर हाई बना देंगे। अब हायर हाई बनने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये हमारा हो गया हायर लो। समझ में आ रहा है ना आपको? अगेन मार्केट अब यहाँ रीटेस्ट कर रहा है।
अब जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम हायर लो मार्क नहीं करेंगे। अब एक बियरिश का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसी चार्ट में आपको बियरिश का एग्जांपल मिल गया। ये हमारा हाई था, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई था। अब यहाँ से मार्केट ऊपर आया तो ये हमारा लोअर हाई हो गया। लोअर हाई मैंने क्यों मार्क किया? क्योंकि तुरंत उसके बाद ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया है। आपको समझ में आ रहा है ना कि इस लो को ब्रेक होने के बाद हम इस लोअर हाई को मार्क कर रहे हैं। अब हमारा ये लो हो गया, ये लो हमारा कहाँ ब्रेक हो रहा है? यहाँ पर। इसका जो स्विंग हाई कौन सा? ये है। तो ये हमारा हो गया लोअर हाई, ये हमारा हो गया लोअर लो। इसके बाद फिर अगेन मार्केट ने यहाँ ऊपर गया, फिर अगेन मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, तो ये हमारा हो गया लोअर लो, ये हमारा हो गया लोअर हाई। फिर अगेन यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर मार्केट ने ऐसे किया, तो ये हमारा लोअर हाई हो गया, ये हमारा लोअर लो हो गया। अगेन इस लो को मार्केट ने कहाँ ब्रेक किया? यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ, फिर हमारा लोअर हाई हो गया, ये हमारा लोअर लो हो गया। अब उसके बाद मार्केट ने इस लोअर लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, मार्केट ने इस लोअर हाई को जबकि ऊपर ब्रेक कर दिया है। लोअर हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर हम इसको लोअर हाई नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम इसको हाई बोलेंगे, क्योंकि इसने लोअर हाई को ब्रेक करके मार्केट ने ऊपर चला गया है। तो अब आपको ये लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो समझ में आ गया होगा और आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना आ गया होगा। जब आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना आ गया कि मार्केट हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर आई बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट जब नीचे आता है, तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा या आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप स्ट्रक्चर को मैप कर सकते हैं, कहाँ आप हायर आई मार्क करेंगे, कहाँ आप हायर लो मार्क करेंगे। जब तक आपका प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक आप हायर लो को मार्क नहीं करेंगे। उसी तरह जब तक आपका प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता तब तक आप लोअर हाई को मार्क नहीं करेंगे। और इनकेस हाई और लो के बीच में मार्केट है तो उसको हम रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। वहाँ ना ही हायर हाई काम करता है, ना ही हायर लो, ना ही लोअर हाई, ना ही लोअर लो। उससे मार्केट में हमको एक ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। अभी आने वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाता है या तो मार्केट नीचे आता है, और इन दोनों के बीच में होता है कि मार्केट दोनों के बीच में रहे। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम उसको बुलिश स्ट्रक्चर कहते हैं, और बुलिश स्ट्रक्चर में हमेशा मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जाता है। मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया था, हायर हाई बनाएगा, जब नीचे आएगा ये हमारा रिट्रेसमेंट है, फिर जब ये हायर हाई बना लेगा तो हम इसको हायर लो मार्क करें, फिर अगेन यहाँ पर हायर हाई बना लेगा तो हम इसको हायर लो मार्क करेंगे। तो इस ट्रेंड को हम बुलिश ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड कहते हैं। उसी तरह जो सेकंड होता है बियरिश स्ट्रक्चर, जब मार्केट नीचे आता है, मार्केट नीचे आता है तो मार्केट डायरेक्ट धंसता नहीं है ज़मीन में या गिरता नहीं है। मार्केट को हमेशा चाहिए होती है लिक्विडिटी। मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी से दूसरे लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। अगर उसको बाई साइड का लिक्विडिटी मिल गया तो वो सेल साइड का लिक्विडिटी फिल करने जाएगा, सेल साइड का लिक्विडिटी मिल गया तो वो बाई साइड का लिक्विडिटी को फिल करने जाएगा। उसी तरह मार्केट जब नीचे गिरता है तो मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, उसके बाद फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो तोड़ा तो ये हमारा दूसरा लोअर लो हो गया। जैसे ही दूसरा लोअर लो टूटा हम इसको लोअर हाई मार्क कर लेंगे। जब तक ये लोअर लो टूटेगा नहीं तब तक हम ये लोअर हाई मार्क नहीं करेंगे, ये एकदम दिमाग में डाल लेना बात। और तीसरा होता है हमारा रेंज बाउंड मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट। इसमें हमको ना ही कोई हायर हाई मिलता है ना ही कोई हायर लो मिलता है, या तो हमको इक्वल हाई मिलेगा या तो हमको इक्वल लो मिलेगा, या तो मार्केट ऐसे चलेगा। इसमें हमको मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता है। और जब भी ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है यानी कि साइडेज या फिर रेंज बाउंड मार्केट होता है तो आप समझ जाना कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। जैसे ही मार्केट अपना पूरा लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा मार्केट उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट देगा। ये हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, कि रेंज बाउंड मार्केट होने के बाद मार्केट कैसे एक बिग मूवमेंटम देता है। तो रेंज बाउंड मार्केट होना भी बहुत जरूरी है। एक बार चार्ट पर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि बुलिश मार्केट क्या होता है, बेयरिश मार्केट क्या होता है और रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है।
1 आवर के टाइम फ्रेम में हम मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं या हायर हाई हायर लो बनाते हैं, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 डे के टाइम फ्रेम बनाते हैं। तो अभी आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देख के क्या लग रहा है? यहाँ से आप यहाँ देखो तो मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश था, चेंज ऑफ कैरेक्टर करके मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बुलिश दिया। फिर अगेन मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक दिया। ये पुल बैक देने के बाद फिर अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर माने कि इसको ब्रेक कर देगा तो अगेन यहाँ पर हम हायर हाई मार्क कर लेंगे और इसको हम हायर लो मार्क कर लेंगे। तो इस चार्ट में आपको बेयरिश ट्रेंड भी मिल गया, बुलिश ट्रेंड भी आपको मिल गया। दूसरा चार्ट भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। गोल्ड का एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। गोल्ड 3900 तक पहुंच गया। ये गोल्ड का चार्ट देखो कितना अच्छा बुलिश एग्जांपल है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, फिर आया, फिर आया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, 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 फिर मार्केट ने यहाँ पुल बैक दे, फिर मार्केट ने यहाँ इस हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक बेयरिश ट्रेंड चालू कर दिया, क्योंकि मार्केट ने एक यहाँ पे इंड्यूसमेंट दिया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो गोल्ड का स्ट्रक्चर है अब ये बेयरिश हो गया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट दिया और फिर मार्केट ने यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। फिर मार्केट ने यहाँ चेंज हो गया, फिर अगेन मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर मार्केट यहाँ हारा है। अब मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है। तो अब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आप मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और कैसे हायर हाई हायर लो मार्क कर सकते हो। अब आप कोई भी चार्ट देखोगे, किसी भी एसेट का चार्ट देख के अब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या फिर बेरिश ट्रेंड में या फिर एक रेंज बाउंड मार्केट में, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। हायर हाई कब बनता है? बुलिश ट्रेंड में बनता है। लोअर लो कब बनता है? बेयरिश ट्रेंड में बनता है। और साइडवेज मार्केट कब होता है? एक बिग मोमेंटम आने से पहले ज़्यादातर मार्केट साइडवेज ही रहता है। तो हमने जान गया कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और कितने टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। अब हमारा आ गया प्राइस एक्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस इज द फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सपोर्ट रेजिस्टेंस ही एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन यानी कि नींव है टेक्निकल एनालिसिस का। जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की वजह से ही करते हो। प्राइस एक्शन का ही एडवांस वर्जन हम एसएमसी या फिर आईसीटी को कहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें प्राइस एक्शन से ही ली गई हैं, लेकिन वहाँ पर स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करते हैं वो हम वहाँ पढ़ते हैं, इसलिए हम उस कॉन्सेप्ट का नाम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रख दिए हैं। लेकिन जो इसका फाउंडेशन है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। अगर आप प्राइस एक्शन से भी ट्रेडिंग करते हो, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट लाइक अ फ्लोर एंड सीलिंग फॉर द मार्केट। जहां मैं खड़ा हूं ये हमारा फ्लोर हो गया और ये हमारा सीलिंग हो गया। मैं नीचे खड़ा हूं किसी सपोर्ट की वजह से, करेक्ट। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं आता तो मैं इसके भी नीचे चला जाता। और ऊपर मेरे लाइट लगी है, ऊपर भी लाइट वहाँ अटैच है, क्योंकि ऊपर वहाँ एक रेजिस्टेंस है। अगर वहाँ ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होती तो लाइट आ जाती नीचे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्लोर और सीलिंग की तरह काम करते हैं। मान लो कोई बॉल हम नीचे फेंकते हैं तो मार्केट इस सपोर्ट पर टैप की, फिर ऊपर रेजिस्टेंस पर गई, फिर मार्केट यहाँ आएगी सपोर्ट पर, फिर रेजिस्टेंस पर। फिर एक टाइम आएगा कि मार्केट या तो सपोर्ट तोड़ेगी या तो रेजिस्टेंस तोड़ेगी। सपोर्ट एक ऐसा जगह है जहाँ बायर्स इंटर करते हैं। नीचे हैं तो नीचे से बायर ऊपर ही न जाएंगे, या ऊपर से तो बायर नीचे आएंगे नहीं, क्योंकि बायर को चाहिए प्रॉफिट। तो ज़्यादातर सपोर्ट पर बायर्स ही एक्टिव होते हैं और ज़्यादातर रेजिस्टेंस पर सेलर्स एक्टिव होते हैं। सेलर्स यानी कि ऊपर जाएंगे तो आप ऊपर से नीचे आएंगे, और नीचे हैं तो आप नीचे से ऊपर जाएंगे। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, यहाँ हमारे बायर्स ज़्यादा एक्टिव है। ऊपर हमारा रेजिस्टेंस हो गया, वहाँ हमारे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको सपोर्ट समझ में आ गया और रेजिस्टेंस समझ में आ गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर एक प्रिंसिपल काम करता है कि जब भी कोई ओल्ड रेजिस्टेंस टूटता है तो वो न्यू सपोर्ट बनता है, और ओल्ड सपोर्ट टूटता है तो वो न्यू रेजिस्टेंस बनता है। मान लो कि बायर्स यहाँ से ऊपर गए और सेलर्स की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बायर्स को नीचे भेज सके, तो जो ऊपर का रेजिस्टेंस था वो टूट गया, बायर्स इसके ऊपर चले गए। अब इसके ऊपर चले गए तो इसके ऊपर भी एक और फ्लोर है,
तो वहाँ पर एक और बायर्स के लिए सपोर्ट हो गया, तो जो हमारा पुराना रजिस्टेंस था ऊपर का वो हमारा नया सपोर्ट बन गया। मान लो कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, मेरे नीचे जो है उसके लिए जहाँ मैं खड़ा हूँ वो रजिस्टेंस है, लेकिन मेरे लिए तो ये सपोर्ट बन गया ना, क्योंकि मैं इस रजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर आ गया हूँ। तो जब भी कोई पुराना रजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब भी कोई पुराना सपोर्ट टूटता है तो वो रजिस्टेंस के फॉर्म में हो जाता है। समझे? मान लो कि सेलर्स आए, नीचे चले गए, यहाँ सपोर्ट पर वो रुक नहीं पाए, अब नीचे चले गए, तो अब उसके बाद फिर वो ऊपर आने की ट्राई करेंगे, तो उनके लिए जो ऊपर है वो उनका रेजिस्टेंस हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब पुराना सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बनता है, और पुराना रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बनता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पर एग्जांपल है, देखो ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा फ्लोर हो गया, ये हमारा सीलिंग हो गया। यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। अब इस मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, अब ये रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट बन गया, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से रिवर्स गया, फिर ऊपर एक और रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उस ऊपर रेजिस्टेंस पे गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट नीचे है, क्योंकि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना आज मैंने मॉड्यूल 3 में पढ़ाया सब आपको समझ में आ रहा होगा। मॉड्यूल 3 में हमने पढ़ा कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक्स के बेसिक क्या होते हैं, कैंडल स्टिक्स बनता कैसे है, और कैंडल स्टिक्स में क्या क्या होते हैं, और कैंडल स्टिक हमको क्या बताती है कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है, या फिर साइडवेज है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट कभी भी एक सिंगल लाइन में मूव नहीं करती है, मार्केट ऊपर नीचे और रेंज बाउंड में ही मूव करती है। इसको जाना कि हम मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे मार्किंग कर सकते हैं। सिर्फ बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर जा रहा है तो बुलिश स्ट्रक्चर को हम कैसे मार्क कर सकते हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बुलिश से बियरिश हो गया। उसके बाद हमने जाना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इस मॉड्यूल में इतना ही था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर उसके बाद भी आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुए तब कॉपी पेन पर सारे डाउट्स लिख लो, और संडे को हम डाउट सेशन में सारी की सारी आपकी क्वेरी हम सॉल्व करेंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।